हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है ल्यूसेंट की, जहां पे हम ल्यूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम साथ में साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि जब ये सीरीज खत्म होगी आपकी, तो अगर पॉलिटी की बात आएगी तो आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो स्टेट PSCs थोड़ा सा प्रिम्स में फैक्ट बेस्ड पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, हाँ पर क्वेश्चन रहते हैं जिसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं। पर जब आप मेंस लिखने बैठोगे तो आपकी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, तो अंडरस्टैंडिंग तभी आप अच्छे से लिख पाओगे आंसर जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये हमारी सीरीज का ऑब्जेक्टिव है। कई सारे वीडियोस इस सीरीज में आ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि कई सारे कंसेप्ट जो हैं पॉलिटी के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो डिस्कस हो चुके हैं। तो आइए फिर इस सेशन का स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर से कमेंट करिए, जो भी मैं टास्क देता हूँ उसको ज़रूर कमेंट पे पिन डाउन किया करिए। और जो भी आपके डाउट हुआ करें, कुछ भी ऐसा चीज़ समझ में ना आया करे, या कुछ और आपको सीरीज़ चाहिए, पॉलिटी के अलावा कोई और सब्जेक्ट की सीरीज़ चाहिए, जो भी है वो आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं और उससे एक एंगेजमेंट होती है और मुझे पता चल पाता है कि ये जो सीरीज़ पे मैं काम कर रहा हूं कितनी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, और साथ ही साथ आपकी इस वक्त जो प्रिपरेशन है उसका लेवल क्या है। तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। बोल रहा है कि इनमें से, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली का क्या मतलब होता है। देखिए, हंग पार्लियामेंट क्या होता है, जैसे इलेक्शंस हुए, ठीक है, किसी भी स्टेट में इलेक्शंस हुए या जनरल इलेक्शंस हुए, तो अगर किसी भी पार्टी को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी जो मार्क है, जो बहुमत होता है ना, अगर वो क्रॉस नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में वो जो रिजल्ट होता है वो एक हंग असेंबली की तरफ हो जाती है। क्या हो जाता है, हंग असेंबली। यानी कि अगर इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस की बात कर लिए या स्टेट इलेक्शंस की बात कर लें, असेंबलीज हुए, इलेक्शंस हुए, अब उसमें अगर क्लियर कट कोई विनर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर बहुमत का जो आंकड़ा वो अगर टच कर गई या क्रॉस कर गई, तो उनकी तो सरकार बनेगी, तब कोई दिक्कत नहीं। पर हंग असेंबली तब होती है जब जो बहुमत का आंकड़ा है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एज इट इज जो है वो अपना बहुमत नहीं बना पा रही है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में वो हंग पार्लियामेंट हो जाती है। यानी कि द पार्लियामेंट लैक्स द, क्या है, अ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी। यानी कि ऐसी पार्लियामेंट जहां पे कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फिर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन आती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशन होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और कोई भी, ऐसे में क्या होता है, हंग असेंबली में क्या होता है कि कई सारी पार्टीज रहती हैं, अब कोई भी मेजॉरिटी जीत नहीं पाया है, तो अब क्या होता है, डिफरेंट अलायंसेस बनने लगते हैं, और जैसे अलायंस एक बनता है और उसके बाद वो दावा पेश कर देते हैं कि उन्हें सरकार बनानी है, फिर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो हंग पार्लियामेंट ये होती है। हंग पार्लियामेंट आपका ये है कि ऐसी पार्लियामेंट जहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा आया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो वो आपका हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट होता है। आसान सी चीज थी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पूछ रहा है कि बजट का आर्टिकल क्या है। बजट का आर्टिकल आपका 112। इस तरह के स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कभी कभी बजट की जगह आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहता है, तो ये सेम है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यानी कि कहेंगे कि 112 तो बजट के लिए रहता है, तो बजट और सेम थिंग है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल आपका 112। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछता है स्टेट PSCs आर्टिकल से, ऐसे डायरेक्ट कई बार इस तरह आर्टिकल्स पूछ लेता है, तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस में इंडेक्ट करता हूं जिसमें आर्टिकल्स भी आपको एक क्विक रिवीजन आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट इन इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। यानी कि ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो ट्रीटी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करता है। क्या वो स्टेट असेंबली से कंसेंट लेता है, क्या बिना कंसेंट के जो आपके पार्लियामेंट है वो आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो इसका आंसर है आपका विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन की कोई ट्रीटी हो गई, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कोई ट्रीटी हो गई, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई ट्रीटी हो गई, या आपस में बायलैटरल ट्रीटीज बहुत सारी होती है, मल्टीलैटरल ट्रीटीज बहुत सारी होती है। तो उसमें इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है। ठीक है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है, तो इस वजह से कई सारी ट्रीटीज जो वो इंडिया उसका पार्टी होता है। तो अब उस पर्टिकुलर ट्रीटी को अगर इंप्लीमेंट करना है, कोई समझ लीजिए प्रोजेक्ट है, कोई ट्रीटी है,
किसी भी पर्टिकुलर देश के साथ ट्रीटी साइन हुई है कि हम पर्टिकुलर स्टेट में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स खोलेंगे, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स खोलेंगे। तो अब उस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जो पार्लियामेंट है, ठीक है, या यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट में उस ट्रीटी को या उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन या कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। बिना उनके कंसेंट के जो है वो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उस किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में वो स्टार्ट हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी या स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। नो, इट डज नॉट इन्वॉल्व द कंसेंट ऑफ द स्टेट व्हेन इट कम्स फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इन अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया। क्लियर हो गया? कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आसान सा क्वेश्चन था। इन व्हाट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी कंट्रोल, ठीक है, अपना कंट्रोल कसता है। तो उसका आंसर है आपका थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में कई सारी कमिटीज है, पार्लियामेंट में कई सारी कमिटीज है, ठीक है, कई सारी कमिटीज है। एक आपकी स्टैंडिंग कमिटीज होती है जो कि आपका परमानेंट होती है, ठीक है, एक आपकी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं और एक होती है आपकी एडहॉक कमिटीज। एडहॉक यानी कि परमानेंट बेसिस पे जो कमिटीज बनाई जाती है। सपोज करिए कोई पर्टिकुलर बिल आया है, कोई पर्टिकुलर क्लॉज है, उसको डिस्कस करना है, तो उससे रिलेटेड एक कोई एडहॉक कमिटी बना दी जाएगी और जब इस कमिटी का काम पूरा हो जाएगा तो इस कमिटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका एडहॉक कमिटीज। और साथ ही साथ आपकी परमानेंट कमिटीज होती है जो कि होती है आपकी स्टैंडिंग कमिटीज। अब क्या होता है कि कोई बिल पेश हुआ, सपोज करिए पार्लियामेंट में कोई बिल पेश हुआ, ठीक है, अब इस बिल में कोई क्लॉज है जिससे जो ऑपोजिशन है या जो भी लेजिस्लेचर उनको लग रहा है कि इस बिल के जो पर्टिकुलर क्लॉज हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना ये जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये बिल को है वो पास नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में इस पर्टिकुलर बिल को स्टैंडिंग कमिटीज या पार्लियामेंट्री कमिटीज को रिफर कर दिया जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर बिल को पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास रिफर कर दिया जाएगा, स्टैंडिंग कमिटीज के पास रिफर कर दिया जाएगा। फिर इस कमिटी में कोई मेंबर्स होंगे, पर्टिकुलर मेंबर्स होंगे, ठीक है, फिर इस बिल पे चर्चा होगी, सारे मेंबर्स इस बिल पे चर्चा करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा और फिर ये रिन्यूड बिल, ठीक है, इसमें जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस ये जो कमिटी है वो फिर वापस आपका पार्लियामेंट में भेज देगी और फिर पार्लियामेंट में फिर प्रेजेंट होगा और अगर सब सही रहा तो वो लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाएगा और फिर वो जो बिल है वो पर्टिकुलर एक्ट बन जाएगा। तो अगर इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान है जो कि शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हार्म कर रहा है तो स्टैंडिंग कमिटीज को रिफर किया जा सकता है, स्टैंडिंग कमिटीज को पार्लियामेंट्री कमिटीज को दे दिया जाएगा, इस बिल पर चर्चा होगी और जो भी इश्यूज, जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा और उसके बाद बिल को फिर से वापस भेज दिया जाएगा इंट्रोडक्शन के लिए और जो भी चेंजेस हैं उनके साथ। तो इस तरह क्या हो गया, इस तरह एक्सरसाइज, इस तरह अपना कंट्रोल कसते हैं आपका पार्लियामेंट किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो इस वजह से पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दो तरह की कमिटीज मैंने बताया आपको, एक स्टैंडिंग कमिटीज होती है और एक आपका एडहॉक कमिटीज। एडहॉक मींस इन टेम्पररी बेसिस, यानी कि कोई पर्टिकुलर लॉ है, अगर उस पर कोई चर्चा करनी है वो बनाया गई, एडहॉक कमेटी बनाई गई, जब उसका टास्क पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उस कमेटी को डिसॉल्व या बंद कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? किसके थ्रू जो एक्सरसाइज करती है पार्लियामेंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? आसान सा था, समझा दिया, कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। Who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each house of the Parliament? यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके पास अथॉरिटी है कि फाइनेंस कमीशन को पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट पे पेश किया जाए। तो मैं आपको पूरा डिटेल बता चुका हूं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन का काम यह है कि कैसे जो फंड्स हैं, कैसे जो आपके फंड्स हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो इसका काम किसका? इसका काम है आपका फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन फिर इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाती है और फिर ये रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को पेश की जाती है और फिर प्रेसिडेंट फर्दर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करते हैं। तो ये है क्रोनोलॉजी। और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आपका आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमीशन जो है क्यों बनाया जाता है? फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी फंड्स हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। वो रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, वो रिपोर्ट जो है पहले प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट जो है फिर फर्दर उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं। सो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन इन बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर हो गया? आसान सा क्वेश्चन है।
कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं सारी सीरीज में वाले क्वेश्चंस। क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, तो इस वजह से मैं कुछ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना उसको मैं इंडेक्ट कर देता हूं। Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of the union budget to the parliament? यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी बॉडी है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बजट को प्रिपेयर करती है। ठीक है, बजट को प्रेजेंटेशन तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, पर उसको बजट को प्रिपेयर कौन करता है? वो प्रिपेयर का आंसर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बहुत लोग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी करके आ जाते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इस वजह से दोनों ऑप्शंस को मैंने रखा है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रेजेंट करता है बजट को। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं, इट्स द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री हु प्रिपेयर्स द यूनियन बजट। आसान सा क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इन दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। अब शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिया है। हु इज कंपीटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन वो अथॉरिटी है जो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकती है। तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जो राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। सो इट्स अ परमानेंट बॉडी, इट्स अ परमानेंट बॉडी, राज्यसभा डजंट डिसॉल्व। तो अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, अगर पहले भी हो सकती है, 5 साल पहले भी हो सकती है, अगर जो मेजॉरिटी है सरकार की, अगर वो कॉन्फिडेंस खो दे रही है अगर आपका हाउस में, लोकसभा में, तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है। इलेक्शंस के, जनरल इलेक्शन से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, और फिर जब इलेक्शन का डेट आता है तो डिसॉल्व होता ही होता है। पर अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट नेवर डिसॉल्व। ठीक है, इट नेवर डिसॉल्व। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या 5 साल बाद हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा, नहीं। आसान सा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। आसान सा क्वेश्चन है, पर कई बार चीजें मिस हो जाती हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता तो आपको पता चल जाएगा। दोनों में आपके फायदे ही फायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन द लोकसभा इन द केस ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऐसे केस में, किस ऐसे सिनारियो में राज्यसभा जो है वो ज्यादा पावर एंजॉय करता है देन कंपेयर टू लोकसभा। तो इसका आंसर है आपका सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 312, ठीक है, आर्टिकल 312 का इस्तेमाल करके राज्यसभा को अगर ये लग रहा है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी चाहिए इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो राज्यसभा कैन डू दिस। जब राज्यसभा इसे इनिशिएट करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट जो पास करेगा कि कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसको इंट्रोडक्शन करना चाहिए। तो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज, किसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है, तो अगर उसकी बात आती है तो राज्यसभा के पास पावर है। और वो किस आर्टिकल से आता है? वो आता है आपका आर्टिकल 312। उसके बाद जब ये इनिशिएट कर दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा, फिर पार्लियामेंट जो है वो एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो है क्रिएट करती है, अगर राज्यसभा को लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? आसान सा क्वेश्चन है। What is the term of member of the राज्यसभा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के मेंबर्स के टर्म क्या होते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा एक आपकी परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती है। और साथ ही साथ जो इनके मेंबर के टर्म्स होते हैं वो होते हैं आपके 6 ईयर्स। 5 ईयर में कंफ्यूज मत होना, इट्स द टर्म फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर, इट्स नॉट 5 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर से होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं राज्यसभा से। तो ये साइकिल चलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं राज्यसभा से। और इस तरीके से जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी बनाई जाती है। राज्यसभा का बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी रहेगी, ताकि अगर कोई बहुत ब्रूट मेजॉरिटी, लोकसभा में अगर बहुत ज्यादा ब्रूट मेजॉरिटी आ गई है तो लोकसभा से तो कानून पास हो जाएगा, पर राज्यसभा की डिजाइनिंग, राज्यसभा के इलेक्शन का प्रोसीजर ऐसा है कि दोनों हाउस में मेजॉरिटी पाना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि कहीं ऐसी कोई ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार आई तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, जो बेसिक फिलॉसफी कहीं उसको ना चेंज कर दे। तो इस वजह से राज्यसभा का साइकिल जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि यहां पे मेजॉरिटी लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अगर इनकेस लोकसभा राज्यसभा दोनों से अगर कोई बिल पास होता है तो उसके बाद फिर जुडिशरी तो ही, पर राज्यसभा की डिजाइनिंग भी ऐसी की गई है कि जो ऐसा कोई बिल आ रहा है जहां पे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर बिल में कोई क्लॉज है जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर को शायद हार्म कर सकता है, तो राज्यसभा से वो बिल ही ना पास हो। जब वो बिल ही नहीं पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है
कि वो एक्ट की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आती है तो राज्यसभा एंड लोकसभा हैज इक्वल से और हैज इक्वल पावर्स। इस वजह से इस तरह से डिजाइनिंग की गई है। तो मेंबर्स के टेन्योर क्या होते हैं? मेंबर्स के टेन्योर होते हैं 6 साल, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है वो आपके रिटायर होते हैं राज्यसभा से। दैट्स व्हाई इट इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्स। द कोरम ऑफ राज्यसभा, कोरम क्या होता है? कोरम मैंने आपको बताया कि एक मिनिमम होता है। देखिए एक मिनिमम नंबर होता है। जैसे राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, किसी भी हाउस में अगर सेशन को स्टार्ट करना है तो कुछ मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए ना, एक पर्टिकुलर नंबर के मेंबर्स होने चाहिए, उसके बाद ही तो डिबेट और चर्चा होगी ना। आप कोई है ही नहीं तो किससे डिबेट और किससे चर्चा? तो इस वजह से जो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसको बोला जाता है आपका कोरम। और ये चाहे राज्यसभा की बात की जाए चाहे लोकसभा की बात की जाए, दोनों में जो कोरम है वो आपका 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी कि राज्यसभा के 1/10, और अगर लोकसभा में कोरम करनी है तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। सो द कोरम इज सेम फॉर राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, एंड द नंबर इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईदर ऑफ द हाउस। इट कैन बी लोकसभा ऑल्सो, इट कैन बी राज्यसभा ऑल्सो, क्योंकि भैया सेशन तो दोनों हाउस में होता है, और दोनों हाउस में सेशन को अगर स्टार्ट करना है तो मिनिमम मेंबर्स का होना जरूरी है, और उस मिनिमम जो नंबर है मेंबर्स का उसे कहते हैं कोरम, एंड दैट कोरम इज योर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड। पूछ रहा है कि अगर रिमूवल करना वाइस प्रेसिडेंट का तो उसका प्रपोजल, ठीक है, उसका प्रपोजल कहां से स्टार्ट होता है? उसका प्रपोजल आपका राज्यसभा में स्टार्ट होता है। राज्यसभा में पहले प्रपोजल पेश किया जाएगा। राज्यसभा अगर इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर पास करती है, उसके बाद लोकसभा जो है सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंपीच हो जाते हैं। तो प्रोसेस जो है वो प्रपोजल जो है वो इनिशिएट आपका सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में होता है, पर राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करने के बाद वो लोकसभा में जाता है, और लोकसभा में वो सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास हो गया तो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंपीच हो जाते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी में आपको बता चुका हूं कि इफेक्टिव मेजॉरिटी आपका जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है, ठीक है, जो टोटल मेंबर्स हैं किसी भी हाउस के, और उस दिन जितनी वेकेंट है यानी कि जितने लोग एब्सेंट हैं, ठीक है, उनको माइनस कर दो और डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50% ऑफ द इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि जो टोटल मेंबर्स हैं, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा, और उस दिन जिस दिन ये पास हो रहा है प्रोसेस, उस दिन कितने लोग एब्सेंट हैं, तो वेकेंट सीट्स को माइनस कर दो टोटल स्ट्रेंथ में, एंड उसको 2 जब कर दोगे, डिवाइड बाय कर दोगे, तो 50% जो आपका होता है वो आ जाता है ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी को ध्यान रखना, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन होता है, और बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, सिंपल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान रहेगा आपके में। राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंड फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनी बिल जब पास हो जाता है लोकसभा से, उसको फिर राज्यसभा भेजा जाता है फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, कि आप अपना कुछ राय बताइए मनी बिल पे। तो मैक्सिमम कितने दिन तक जो है वो अपना एडवाइस जो है, कितने दिन के अंदर राज्यसभा को अपनी एडवाइस देनी रहती है, तो वो दिन है वो है आपका 14 डेज और 2 वीक्स। कोई भी बिल को मनी बिल सेटिस्फाई करने की पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। अब कोई भी बिल अगर मनी बिल हो गया तो राज्यसभा का से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कैसे? लोकसभा में पास हो गया, और अगर राज्यसभा में कुछ वो बिल आया है, मनी बिल आया है, तो उसमें कुछ अगर राज्यसभा अपना अमेंडमेंट्स दे रही हैं, ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स को मानना ना मानना बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है लोकसभा पे, ठीक है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी लोकसभा। The suggestion that are provided by the Rajya Sabha when it comes to money bill, the suggestions or the amendments, it is not binding to the Lok Sabha. और अगर वो कंसिडरेशन गया है, मनी बिल के पास कंसिडरेशन गया, और अगर 14 दिनों तक राज्यसभा ने अपना कोई भी अमेंडमेंट या कुछ भी कंसिडरेशन नहीं दिया, तो ये माना जाता है कि लोकसभा के ये माना जाता है कि वो मनी बिल पास हो गया है राज्यसभा में, और फिर डायरेक्टली जो है वो लोकसभा में उसको पास कर दिया जाता है। तो इस वजह से मनी बिल की अगर बात आती है तो मनी बिल में राज्यसभा की कोई भी से नहीं है। इस वजह से ये कॉन्ट्रोवर्सी भी रहती है कि जो स्पीकर का रोल है कि किसी भी बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर देना, इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि जो आधार बिल पास हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, जो आधार बिल पास हुआ था उसको एज अ मनी बिल पास किया गया था, ठीक है, उसको एज अ मनी बिल पास किया गया था। अब इससे क्या होता है, जब कोई बिल मनी बिल हो गया तो ऑब्वियसली बात है लोकसभा की पूरी पावर आ जाती है, और राज्यसभा का से
किसी भी मनी बिल में बहुत कम है या है ही नहीं, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर है। इस वजह से ये बात बोली जा रही है कि जो स्पीकर का रोल है when it comes to certify any bill as money bill, this provision should be reformed और this provision should be changed। इसको हटाने की बात नहीं की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट जो भी आपके ऑथर्स हैं या जो भी आपके क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहिए। जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए ताकि ये जो बाई रूट है ना, बाईपास ना किया जा सके। क्या होता है कि अगर मनी बिल आ जाएगा, मनी बिल एज अ मनी बिल कोई बिल अगर वो हैम्पर हो गया या सर्टिफाई हो गया है तो वो राज्यसभा को बाईपास कर दिया जाता है। ठीक है, वो बिल जो है राज्यसभा से बाईपास होकर सिर्फ लोकसभा में पास होना रहता है। तो इस वजह से इस पे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने करंट का इशू भी लिंक कर दिया है, तो इसी तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मनी बिल का क्या है, स्पीकर का क्या है, किस तरीके से सही और किस तरीके से बाईपास किया जा सकता है अगर किसी बिल को सर्टिफाई कर दिया जाए कि इट्स अ मनी बिल। ठीक है, ये करंट का भी थोड़ा इशू है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है आपकी, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है आपकी 0 आवर्स की। ठीक है, 0 आवर की कितनी आपकी मैक्सिमम टाइम है, तो 1 घंटा मत मार के आ जाना भाई, इसका आंसर है इनडेफिनेट पीरियड। ठीक है, अब देखो 0 पीरियड होता क्या है। देखिए, जब पार्लियामेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहला सेशन जो होता है वो होता है क्वेश्चन आवर का। ठीक है, जो सबसे पहले सेशन होता है वो होता है आपका क्वेश्चन आवर्स का। इसमें सरकार से जितने भी ऑपोजिशन में लोग हैं या जो भी आपके प्राइवेट मेंबर्स हो गए वो सवाल करते हैं। ठीक है, वो सवाल करते हैं क्वेश्चन आवर्स के सेशन में, और जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके जवाब देते हैं। क्वेश्चन आवर के ठीक इमीडिएट बाद आपका 0 आवर होता है। ठीक है, अब सवाल जवाब हो गए, चर्चाएं हो गई, अब 0 आवर होता है। अब 0 आवर में क्या होता है कि 0 आवर में जिस दिन, ठीक है, आपका क्वेश्चन आवर हो गया, क्वेश्चन डिस्कस हो गया, उसके ठीक इमीडिएट बाद आपका 0 आवर स्टार्ट होता है। अब 0 आवर में ये डिसाइड किया जाता है कि अभी ये जो दिन का सेशन स्टार्ट हुआ है इस सेशन का एजेंडा क्या है। ठीक है, इस सेशन का एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम पिकअप करेंगे ताकि ये जो सेशन है इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें। तो 0 आवर में क्या होता है, बेसिकली जो दिन का सेशन होने वाला है। ठीक है, एजेंडा क्या होता है, जैसे आप सुबह उठे आपने टाइम टेबल बना लिया, कि भाई आज ना ये मेरा एजेंडा पूरे दिन का कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं कहीं खेलने जाऊंगा या जो भी करूंगा, तो एक प्रॉपर आपने टाइम टेबल बना दिया, तो इट इज योर एजेंडा फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सेम गोज फॉर पार्लियामेंट में क्या होता है कि 0 आवर में डिसाइड किया जाता है कि आज का एजेंडा क्या है और हम कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे या डिबेट करेंगे। तो इस 0 आवर का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, ये इनडेफिनिट है। आप चाहे वो 20 मिनट में भी डिसाइड हो सकता है एजेंडा, क्या कल को शायद 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाए, क्योंकि डिबेट होते हैं। एजेंडा आदमी हमारी पर्सनल लाइफ का एजेंडा डिसाइड करने में 2-3 मिनट लगता होगा, पर वहां डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हैं, तो सबको एक साथ लाइन पे लाना कि ये एजेंडा होगा। इसमें कभी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, कभी कम टाइम भी लग सकता है। इस वजह से इसका जो आंसर है वो है आपका इनडेफिनिट पीरियड। क्लियर हो गया। और 0 आवर ठीक आपके क्वेश्चन आवर के पहले होता है, तो पहला सेशन आपका क्वेश्चन आवर, उसके बाद 0 आवर में आपका सॉरी एजेंडा डिसाइड होता है। एंड एजेंडा जब डिसाइड हो जाता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पिकअप करने हैं, उसके बाद जो आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट, जो भी चीजें मैंने आपको समझाई, कोई भी डाउट रहा करे तो आप कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं। और सेशन कौन करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको लाइफ में एक बार सीरियसली यूपीएससी या स्टेट पीएससी की या दोनों की साथ में तैयारी करनी है तो आप स्टडी IQ के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, पर गलती से ये जो प्राइस मेंशन है, ठीक है, ये जो प्राइस मेंशन है इसको मत पे कर देना। और ये मैं कॉम्बो की बात कर रहा हूं, मतलब यूपीएससी और जो भी आपका स्टेट पीएससी है, जो भी आप स्टेट पीएससी टारगेट कर रहे हैं उसको आप चुन सकते हैं। तो इट्स अ कॉम्बो, इट्स अ कोर्स वेयर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी बोथ विल बी ट्रेन टू यू। तो जब आप साइट पर जाओगे तो गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। कूपन कोड में मेरा कोड लगाओगे RS लाइफ, एंड उसके बाद क्या होगा, RS लाइफ जब लगाओगे तो भाई आपको खुशी होगी। खुशी क्यों होगी, क्योंकि जो प्राइस है वो आपकी कम हो जाएगी, एंड दैट विल बी अराउंड 21,999। तो कोड लगाओगे, खुशी होगी। खुशी क्यों होगी, क्योंकि जो कॉम्बो कोर्स है वो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो इस वजह से साइट पे अगर जाओगे तो मेरा कोड जरूर अप्लाई करना, ये ओरिजिनल प्राइस मत पे कर देना जैसी कोड लगाओगे, एंड द कोड इज योर RS लाइफ। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।